ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब इस हिस्से में बात होने जा रही है बिहार की। बिहार में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। बैठकों का दौर अब पटना से शिफ्ट होकर दिल्ली आ गया है। एनडीए से लेकर महागठबंधन की बड़ी बैठकें आज दिल्ली में हो रही हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। बिहार के बड़े बीजेपी नेताओं के अलावा बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं। कल भी जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और करीब 8 घंटे तक ये बैठक चली है। अब यहां पर बैठकों का दौर जारी है और कैसे सिंक्रोनाइजेशन होता है वो समझने की जरूरत है। एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है और इस एनडीए की बैठक में तमाम बड़े लीडर्स बैठकर ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि टिकटों का बंटवारा इस तरह से हो कि आपस में जातियों का कोई क्लैश ना हो। ऐसी सीटों का चुनाव हो, ऐसी कैंडिडेट्स का चुनाव हो, फिर चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर उतरे या फिर वहां पर जेडीयू का कैंडिडेट उतारा जाए, चिराग पासवान की पार्टी से कैंडिडेट उतारा जाए, तो उसके अंदर एक ऐसा तारतम्य और संतुलन होना चाहिए कि किसी जाति का वोट बैंक वहां से खिसक ना जाए। और वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन प्रयास कर रहा है उससे जुड़ी हुई खबर भी आपको बताएंगे। इधर एनडीए कैंप से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। इस बैठक के बाद बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो ये आप देखें, बिहार बीजेपी के प्रभारी, एनडीए की बैठक और ये सब कुछ साइमल्टेनियस चल रहा है और 8-8 घंटे तक बैठक चल रही है, लेकिन सीटों पर अभी बात नहीं बन पाई है। हर्षवर्धन जी, यहां से चर्चा की शुरुआत करते हुए सीट चुनने का फॉर्मूला बस इतना समझ में आ पाया है जो हमारे सोर्सेस से हमें पता चल रहा है। हर्षवर्धन जी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स का चुनाव होगा जिससे कि अगर मान लीजिए जैसे जहानाबाद, भोजपुर के हम पिछले बार के चुनाव की बात करें, एक हारे तो फिर उस बेल्ट के सभी सीटें हार गए। इस बार वो परिस्थिति पैदा ना हो, वो तारतम्य बैठाया जा रहा है और इसलिए इतनी देरी हो रही है। देखिए, सिर्फ ये एक मसला नहीं है, लेकिन ये भी एक बड़ा मसला है। और जातीय समीकरण तो निश्चित तौर पर, चूंकि अलग अलग समूह अपनी तरह से दबाव बना रहे हैं, वो दबाव बनाते हैं तो उसका कहाँ असर दिखता है? सबसे पहला असर दिखता है जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोग हैं तो अपने लिहाज से समीकरण बताते हैं। 2002 से लगभग कहें तो मैं चुनावों को देख रहा हूं और उसमें क्या होता है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो अपनी दावेदारी तय कराने के लिए बताते हैं कि अच्छा देखिए ये वाले समीकरण के लिहाज से यहां सीट होनी चाहिए, तो पहले वो अपनी जाति की सीट तय कराते हैं। उसमें क्या है कि जो बिहार की स्थिति है, एक एक सीट पर 3-3 पार्टियां गठजोड़ पर हैं। अगर 30% सीटों की बात करें तो एक सीट पर 3 पार्टियां, चाहे इधर चाहे उधर, तो यानी 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने अपने लिहाज से एक फीडबैक देते हैं। फिर उन 3 पार्टियों में भी 2 पार्टियों के बीच में बड़ा घमासान है। अगर हम इधर की बात करें, चिराग पासवान और नीतीश कुमार, जेडीयू का वर्कर किसी सूरत में चिराग पासवान को 2020 के लिए माफ करने को तैयार नहीं। ये बड़ी समस्या जो है वो ये है। दूसरी, जो जेडीयू के चिराग पासवान के लोग हैं वो ये मानते हैं कि अभी भी चिराग अगर नेता नहीं बन पा रहे हैं तो उसमें नीतीश का आड़े आ जाना वो बहुत भारी पड़ रहा है। तो महागठबंधन के लिए दूसरे तरह की मुश्किल है, एनडीए के लिए दूसरी तरह की मुश्किल है। मुझे लगता है कि अब ये एक तरीका निकाला जा रहा है जो अलग अलग समूहों के लिहाज से संतुलन बिठाते हुए प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे और बची सीटों पर अंत में जब समीकरण तय होगा तो जो विवाद वाली 30% सीटें हैं उस पर जाकर सहमति बना ली जाएगी। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से ही लाइव जुड़े हुए हैं। भास्कर, फॉर्मूला अंततः क्या समझ में आ रहा है? कौन बड़े भाई की भूमिका में है, कौन छोटे भाई की भूमिका में है? चिराग पासवान कितनी सीट के लिए माने हैं? देखिए, फाइनली अभी बात उस हद तक नहीं पहुंची है कि आधिकारिक रूप से जानकारी ये दे दी जाए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 100+ सीट पे बीजेपी और जेडीयू दोनों चुनाव लड़ेगी और बाकी जो बची हुई सीट बची हैं उसमें चाहे चिराग पासवान हो या मांझी हो या कुशवाहा, उनमें बांटा जाएगा। जहां तक चिराग पासवान की बात है तो ये माना जा रहा है कि 25 या उससे ज्यादा सीट है उनको मिलने की उम्मीद है। बातचीत हो गई है, लगभग मान गए हैं तीनों, आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुआ है, उसके लिए शायद कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। वहां दूसरी तरफ नॉमिनेशन शुरू हुए 3 दिन हो गए हैं और अभी तक बीजेपी का अपना कैंडिडेट भी फाइनल नहीं हुआ है। उसी को लेके मथापची चल रही है, कोर ग्रुप की बैठक चल रही है
और यहाँ पे ये माना जा रहा है जो बिहार से हर सीट पे 3-3 नाम आए हैं जी। उसको फाइनल कर लिया जाएगा। लगभग हर सीट से 1 या 2 नाम रहेगा, जिसको शाम को होने वाली सीईसी के बैठक में ये तय कर लिया जाएगा। तो ये आज तक का इंतजार है, कल ये मान लीजिए या आज देर रात तक सारी बातें फाइनल हो जाएंगी। ठीक भास्कर, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। जो अभी एक फॉर्मूला हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि जेडीयू 1 सीट अधिक बीजेपी के सीटों से 1 सीट अधिक पर चुनाव लड़ेगा। 101 सीट जेडीयू, बीजेपी 100 सीटों पर, एलजेपी 26 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 7 सीट पर और आरएलएम 6 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक फॉर्मूला बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब 2020 की राहुल जी कमजोर जो सीटें रही है उसे भी ए बी सी डी 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें सी और डी कैटेगरी की वो सीटें हैं जहां पर हार जो है वो 15 से 20% जी। तो ऐसे में वहां पर या तो कैंडिडेट बदले जा सकते हैं या कैंडिडेट एक्सचेंज किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चारों दल हैं वो एक टीम की तरह से वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। कोर एनालिसिस के साथ ही फिर अनाउंसमेंट किया जाएगा कैंडिडेट्स का। जो आपके संवाददाता भी खबर दे रहे थे, बिल्कुल उसी तरह का कुछ जो है सिनेरियो दिखाई दे रहा है। 100 आपने खुद बताया 101 सीटें जेडीयू है, 100 सीटें बीजेपी है, जो एलजेपी है चिराग पासवान वो 26 सीटें, लगभग 25 से 26 सीटें वो हैं। 3 ऐसी सीटें हैं, उसके बाद आरएलएम भी है जो 6 सीटों पे है, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर अभी भी जो है बातचीत चल रही है, उन 3 सीटों का क्या किया जाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि पिछली सीटें जो हारे थे उन सीटों पर किस तरह से कैंडिडेट खड़े किए जाएं, उसका एनालिसिस हो चुका है। अब मुझे याद है कि कुछ समय पहले तक जो बीजेपी है उसने लगभग 500 कैंडिडेट्स जो हैं उनका चयन किया था कि इनमें से हम लेंगे, और 125 सीटों का अध्ययन जो है बीजेपी कर चुकी थी, और उन्हीं में से उनको निकाल कर ये जो 100 सीटें हैं उसमें अपने कैंडिडेट्स दिए हैं। अब ये मुझे लगता है कि आज की बैठक के बाद ये सारा तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन सी सीटों पर लड़ेगा। ये भी बात हो रही है कि कौन कौन सी सीटें मोस्टली चिन्हित कर ली गई हैं कि कौन कौन सी सीटों पे कौन कौन लड़ेंगे। एक तरफ अभी हमने आपको एनडीए की स्थिति बताई जहां पर सीटों का तालमेल लगभग तैयार दिखाई दे रहा है, वहीं महागठबंधन में अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, यहां तक कि राबड़ी देवी भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। लालू फैमिली कल नौकरी घोटाला कोर्ट में इस मामले में उनकी कोर्ट में पेशी है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सीटों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस को जितनी सीटों की पेशकश की है उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। मुकेश सहनी भी नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने दिल्ली पहुंचने के बाद कहा कि वो केवल कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली आए हैं। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो बात हम आपके सामने एक बार रख देते हैं। नीतीश हमारे साथ जरा जुड़े हुए हैं पटना से। नीतीश, बैठकें होनी चाहिए थी पटना में, सीटों का डिस्कशन होना चाहिए था पटना में, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी जो कि कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है वो तेजस्वी यादव से कह रहे हैं, आरजेडी से कह रहे हैं भैया हमें बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है। बड़ी पार्टी छोटी पार्टी से मांगती है लिफ्ट, यहाँ पर छोटी पार्टी बड़ी पार्टी से मांग रही है। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि बिहार में आरजेडी एक बड़ी पार्टी के तौर पर है, कांग्रेस का जो जनाधार है उस आधार पर देखें तो जाहिर है आरजेडी ही इसमें उस भूमिका में है, और सीटों को लेकर जो पेच है वो अभी तक सुलझा नहीं है। खासतौर से वीआईपी पार्टी की तरफ से लगातार जो है वो दबाव बना हुआ है। कांग्रेस और वाम दल वाले वीआईपी के इस रुख को लेकर काफ़ी नाराज हैं कि आखिर जिस पार्टी का कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, और उससे उस पार्टी की तरफ से इतनी मांगे क्यों की जा रही है। अब तेजस्वी यादव के लिए ज़रूर ये मुश्किलें हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि अब जो जितना कम समय बचा है, ऐसे किसी भी दल के लिए इस समय पाला बदलना, छोड़कर जाना या अकेले लड़ना अब ये बिल्कुल संभव नहीं दिखता है। तो ऐसी स्थिति में इतना ज़रूर है कि गठबंधन बना रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि होता है कि चुनाव के वक्त आखिरी समय में पूरी कोशिश की जाती है दबाव देकर अधिक से अधिक सीट हासिल करने की, तो वो कोशिश अभी चल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव भी लगातार ये कर रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, वो पूरे मामले को सुलझा लेंगे। और दिल्ली में जब वो पहुंचे तो वहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभी वो सिर्फ कोर्ट के बुलाने पर यहाँ पर आए हैं। तो माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में महागठबंधन की तरफ से भी सीटों का ऐलान हो जाएगा।
ठीक नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जो अभी बात नीतीश कह रहे थे विजय जी, मैं उस पर एक थोड़ा आपसे रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि अब किसी के लिए भी किसी गठबंधन से बाहर निकल जाने का अब समय बाकी नहीं रहा। लेकिन ओवैसी हैं, वो पशुपति पारस के संपर्क में है, वहां पर भी बातचीत चल रही है। मुकेश सहनी बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम का पद चाहिए और इतनी सीटों को वो कम से कम अपनी पार्टी को लड़ाना चाह रहे हैं। क्या पता कोई थर्ड फ्रंट भी क्या तैयार हो सकता है? पशुपति पारस, तैयारी तो चल ही रही है, मुकेश सहनी जी थर्ड फ्रंट की तैयारी तो चल ही रही है। मुकेश सहनी को भी देख लें, लेकिन ओवैसी साहब हैं, पशुपति नाथ पारस हैं और प्रशांत किशोर हैं जी, और बीएसपी है। तो ये सब मिलकर भी क्या थर्ड फ्रंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एक चीज़ मैं इसमें बात आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों गठबंधन में प्रॉब्लम क्या हुई जी। बेसिक प्रॉब्लम ये हुई कि दोनों गठबंधन की जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने छोटी पार्टियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। वो समझ रहे थे कि भाई हम हैं बड़े, हमारे भरोसे ही तो सरकार बननी है, हमारे भरोसे चुनाव जीतना जाना है, बाकी इन सब लोगों को देख लेंगे। चाहे वो जेडीयू बीजेपी में चिराग पासवान को देखा गया हो, जीतन राम मांझी को देखा गया हो, उपेंद्र कुशवाहा को, या महागठबंधन में तो कांग्रेस को भी उन्होंने उस तरह से डील किया है। तो उससे बड़ी दुविधा हुई है। जैसे चिराग पासवान को जो वो हनुमान कहते रहे, तो लगा कि वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, वो कहाँ जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन मतलब वो मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। और चिराग पासवान में झगड़ा हो रहा है जेडीयू और चिराग पासवान की सीटों में, क्योंकि जिन सीटों को चिराग पासवान चाहते हैं वो जेडीयू की सीटें हैं, जिन पर पिछली बार हराया था जेडीयू को उन्होंने। तो उससे एक बड़ा झगड़ा वहाँ पर हो रहा है, उसको कैसे निपटा जाए। महागठबंधन में कांग्रेस का झगड़ा ये है कि भाई हमें अच्छी सीट दीजिए, आप 2-4 सीटें कम कर दीजिए, लेकिन जैसे पिछली बार आपने ऐसी सीटें दे दी थी कमजोर थी, जिनको जीतना ही मुश्किल था जी, तो वो मत करिए। और हमारा जो आपने कहा कि भाई परसेंटेज जो था, नहीं तो इशू संख्या का है, जो कांग्रेस पार्टी को सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार है, या संख्या के साथ साथ पसंद की सीटों का? दोनों समस्या है इस वक्त महागठबंधन। और उधर भी वहां पर भी वही है समस्या, चिराग पासवान को लेकिन यहाँ पर कम से कम बातचीत हो रही है। जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इस वक्त महागठबंधन में वो बातचीत भी इस वक्त बड़ी रुकी हुई सी दिखाई दे रही है। बातचीत के लिए नहीं, यहाँ पर क्या कि अलग अलग लीडर्स सब अपनी तरह से, देखो चिराग पासवान ने एक बात कही कि पहले वो धर्मेंद्र प्रधान से मिलने को तैयार नहीं हुए, नित्यानंद राय से मिलने को तैयार नहीं हुए, वो तो 2 बार दस्तक करके आ गए। इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, तो जैसे पार्टी के अध्यक्ष से डील करते हैं, प्रधानमंत्री उन्होंने कहा मेरा अपमान सम्मान तो प्रधानमंत्री जी हैं जी। ऐसे ही कांग्रेस में महागठबंधन में कि वहाँ राहुल जी के अलावा कोई बातचीत वो नहीं हो सकती, प्रदेश अध्यक्ष से कोई बात नहीं होगी, वो एक बार ऐसी बैठने के लिए बातचीत होती है। तो उस मुद्दे पर थोड़ी सी दुविधा हो रही है। दोनों लोगों वैसे भी आज कहें कल कहें वो तो सुलझना तो है ही, कहाँ जाएंगे। जैसे विजय जी कह रहे हैं ना, विजय जी कह रहे हैं कि हुआ ये है कि आरजेडी ने कहा हम 138 सीटें लड़ेंगे, 107 सीटों में आप अपना तय कर लीजिए। तो ये सारी बातें, वैसे 5-6 सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में जो है 5 लगभग सीटें जो हारी हुई हैं, उनको लेकर भी समीर जी आपको क्या लग रहा है, कहाँ समस्या अटक आ रही है? विजय सर राहुल जी के लिए कठिन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी टिकट फॉर ग्रांटेड का। तो मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी ने कभी टिकट फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा में टिकट दिया, चुनाव हार गए तो राज्यसभा में पार्टी ने भेज दिया। जीतन राम मांझी अकेले सांसद है तो कैबिनेट मंत्री बनाया उनको, चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया, और लगातार उनके साथ अगर गठबंधन की चर्चा हो रही है, सीटों की चर्चा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जानती है लेकिन सर जेडीयू को कमजोर करने का काम भी तो चिराग पासवान की पार्टी ने भी किया। नहीं किया, लेकिन आज समस्या ही तो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार थर्ड फ्रंट में लड़े थे ओबीसी के साथ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चिराग पासवान तब विरोध में चुनाव लड़े थे 2020 का चुनाव, इस बार वो गठबंधन के अंदर है। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, क्योंकि वो सीटों पे अब मटिहारी पे चिराग पासवान अड़े हुए, क्योंकि 2020 में उन्होंने 1 सीट जीती थी, हालांकि उनका जो विधायक था वो जनता दल यूनाइटेड में चला गया, तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो सीट मेरा कैंडिडेट जीता था तो वो मैं लूंगा। कई ऐसी सीट है जिस पर चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि भाई मेरा जहां प्रभाव का रहा है मैं वहां सीटें लूंगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या जनता दल यूनाइटेड अपनी वो सीटें छोड़ेंगी जहां उपेंद्र कुशवाहा, जहां जीतन राम मांझी और जहां चिराग पासवान दावेदारी कर रहे हैं? तो सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा सीटें कौन से खाते में आएगी, इसकी भी एक बड़ी समस्या है। दूसरी जगह अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के अंदर देखिए जो कुछ फाइनल करना है बेसिकली तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को फाइनल करना है, और उसके बाद उनका जो नए सहयोगी है जो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार कह रहे हैं मुकेश सहनी, उनको तय करना है कि क्या वो 18 और 20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे उसके अंदर,
पशुपति पार्क का क्या होगा, क्या जी। उनको कितनी सीटें दी जाएगी। तो गठबंधन में दोनों जगह भी समस्या। आज भारतीय जनता पार्टी एक में खबर 4 सर घंटे इसी बैठक चली मीटिंग से अमित शाह जी जुड़ी के हुई घर। है। अभी नड्डा जी का बैठक चली, शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, और आज तो आपको टिकट फाइनल करना पड़ेगा। 17 तारीख को लास्ट डे नॉमिनेशन। बिल्कुल ठीक बात सर। एक मीटिंग और है, तेजस्वी और राहुल गांधी की आज मुलाकात होने वाली है, ऐसे खबर है। इससे पहले कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं और एक ट्वीट में पप्पू यादव ने यह कह दिया कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो दूसरे ही पोस्ट में उन्होंने मशहूर कवि दिनकर की पंक्ति शेयर कर दी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। किसके विवेक की तरफ समीर जी ये इशारा है? किसके ऊपर दबाव बना रहे हैं? तेजस्वी यादव पर ही दबाव बना रहे होंगे। आजकल ट्विटर पे ही आप पार्टियों का क्या रुख है आप समझ सकते हो। आपको नेताओं को देखने की जरूरत नहीं है। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया था कि भाई अभी कोई सीट फाइनल नहीं हुई है। उसके पहले जीतन राम मांझी ने कह दिया था 15 ग्राम की बात करके भाई 15 सीटें हमको दे दो। उसके बाद अभी पप्पू यादव का जिस तरह से ट्वीट आया, और कल बड़ा एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट किया गया जो जेपी गुप्ता है, जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के, वो तेजस्वी यादव से मिलकर निकले। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पहली मुलाकात है, मजबूत साथ है, आज आदमी हम खास है, वक्त भी खास है, और क्या है, मुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूं, तू मेरे पास है। तो वो भी ये बता रहे हैं कि भाई हम भी पार्टी के अंदर। तो आज का ट्विटर पे सब शेरो शायरी करके अपने दिल की बात बता रहे हैं। कोई खुश है तो वो ट्वीट कर रहा है, कोई नाराज है तो वो ट्वीट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज तेजस्वी यादव तो बेसिकली कोई राहुल गांधी से मिलने नहीं आए, इससे बड़ा कोर्ट में एग्जाम्पल क्या पेश हो होना सकता है? इसलिए आए। अब इस बहाने राहुल गांधी से मिलने, कुछ सीटों पे सहमति हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इस बार जो दम दिखाया है, मतलब कृष्णा अल्लावरू हो या राजेश राम हो या जो प्रभारी लोग देख रहे हैं कि भाई हमें इस बार सम्मानजनक सीटें चाहिए, और ऐसे सीटें चाहिए कि जहां हम जीत सकते हैं। पिछली बार 50 सीटें ऐसे दे दी थी जहां असंभव था जीतना दोनों के लिए। 25 साल से ना आरजेडी जीती है ना कांग्रेस जीती है। नहीं, मैंने इसलिए सर इस हिस्से की चर्चा की शुरुआत ही यहीं से कही थी कि प्रॉब्लम दोनों गठबंधनों में हो सकती है, लेकिन फिर भी एक गठबंधन ऐसा लग रहा है कि तारतम्य बनाकर एक एक सीट पर चर्चा के बाद कैंडिडेट उतारना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ है कि वो तारतम्य दिखाई नहीं दे रहा है, कि कहीं रात अंतिम हो गई, कहीं भारी हो गई, कहीं कोई पास है कोई दूर है, इस तरीके की चर्चा है। इधर ओवैसी ने महागठबंधन की सिरदर्दी बढ़ाई हुई है, लेकिन महागठबंधन को एक और झटका लग सकता है। पशुपति पारस महागठबंधन को छोड़कर ओवैसी के मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में पशुपति पारस को केवल 2 सीट मिल रही है, जिससे वो संतुष्ट नहीं है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष ने साफ कहा है कि बिहार में तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। एआईएमआईएम बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ रहा है। और मैं इस गठबंधन का सिद्ध ही मैं समझता हूं कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी हमारे गठबंधन के ताल्लुक से। ये किसकी समस्या बढ़ रही है? पशुपति पारस जो है, अब ये जो मैंने आपसे देखे वहीं से घूम फिर करके सवाल आप ही के पास आ गया है। तीसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा तो मैंने कहा कि ओवैसी साहब बनाए रहे, और पशुपति जी का भी जिक्र मैंने किया था। लेकिन आपने लिखा उससे बहुत गंभीर संकट हो गया कि तेजस्वी जी को पशुपति पारस छोड़ जाएंगे तो महागठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ऐसा लगता है। ये आप बताएंगे सर? पशुपति पारस किसी स्थिति में नहीं है। अब वो कहीं रहकर अपनी जितनी व्यवस्था बना सकते हैं वो बना लें, ओवैसी साहब के साथ चले जाएं तो भी ठीक है। 2 सीट 5 सीट, यदि 2 सीट वहां दे रहे थे तेजस्वी जी और उसको नहीं मान रहे, तो यहाँ पर तो खाली है ना मैदान पूरा, तो यहाँ तो 10 सीटें भी लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जीतेंगे कितनी, क्या बयान किया उन्होंने कहा पासवान समाज का सम्मान समझौता नहीं होगा। पासवान समाज के वो पूरे ठेकेदार बन गए, वही हैं। और वहां पर पासवान समाज का तो ठेकेदार वो है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर 2 सीट वाली पार्टी भी है और गठबंधन में है, तो वो गठबंधन टूट क्यों रहा है?